अभी तक हम लोगों ने एसएससी की डेफिनेशन कर ली है लास्ट क्लास के अंदर, प्रिंसिपल ऑफिसर की डेफिनेशन कर ली है, असेसमेंट ईयर की कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर की कर चुके हैं, राइट। मैं एक बार फटाफट से स्लाइड दिखाता जा रहा हूँ। एसएससी की डेफिनेशन सेक्शन 2(7) में दे रखी है। देखिए एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सेक्शंस याद करने पड़ेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब थ्योरेटिकल पेपर था उस वक्त ये था कि कंटेंट ज्यादा जरूरी है सेक्शन से, लेकिन एमसीक्यूज में तो अगर आपसे सेक्शन पूछा गया तो आपको बताना पड़ेगा, राइट। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उस केस के अंदर। हाँ जी, तो सेक्शन 2(7) में एसएससी की डेफिनेशन दे रखी है और मैंने आपको बड़ी सिंपल सी बात बताई, एसएससी का मतलब क्या है। अगर किसी पर्सन ने इस एक्ट के अंदर किसी भी तरह का कोई पैसा देना है तो उसे एसएससी कंसीडर करेंगे। अगर किसी पर्सन के ऊपर इस एक्ट के अंदर किसी भी तरह की कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो उसे एसएससी कंसीडर करेंगे। उसके अलावा डीम्ड एसएससी और एसएससी इन डिफॉल्ट। डीम्ड एसएससी का मतलब जहां पर आपको किसी और के बिहाफ पर एसएससी डीम्ड किया जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, प्रिंसिपल ऑफिसर को कंपनी के बिहाफ पर एसएससी डीम्ड किया जाएगा, पेरेंट्स को माइनर के बिहाफ पर एसएससी डीम्ड किया जाएगा। एसएससी इन डिफॉल्ट का मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको एक्चुअल में इस एक्ट के अंदर कोई टैक्स पे नहीं करना, या फिर इस एक्ट के अंदर उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग नहीं चल रही, लेकिन उसने इस एक्ट में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उसको, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करी। जैसे कि लॉ कहता है कि अगर आप एनआरआई को या नॉन रेजिडेंट को कोई इनकम दे रहे हैं, लेट्स से सैलरी दे रहे हैं किसी को, किसी नॉन रेजिडेंट को, तो जी टैक्स वाले नॉन रेजिडेंट के पास उसके देश में जाकर टैक्स नहीं मांगेंगे, आपके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर दी कि भैया आप उसकी सैलरी में से टैक्स काट कर बची हुई सैलरी देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो यू आर एसेस्ड इन डिफॉल्ट, राइट। उसके अलावा जी प्रिंसिपल ऑफिसर की डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस की थी और 235 के अंदर प्रिंसिपल ऑफिसर की डेफिनेशन दे रखी है। और प्रिंसिपल ऑफिसर बेसिकली किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, कहता है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि लोकल अथॉरिटी है एक ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन, एओपी है, बीओआई है, ये क्या ऑर्गेनाइजेशन जहाँ एक से ज्यादा लोग हैं। अब जी यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो वो कहता है मेरी गलती नहीं है, दूसरे की गलती है, दूसरा कहता है मेरी गलती नहीं है, तीसरे की गलती है। तो लॉ ने क्या किया कि प्रिंसिपल ऑफिसर को डिफाइन कर दिया कि भैया अगर टैक्स में आप डिफॉल्ट करोगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिफॉल्ट करेगी, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर आपको प्रिंसिपल ऑफिसर कंसीडर किया जाएगा, चाहे आपकी गलती है या नहीं है, आपके अगेंस्ट केस चलाया जाएगा, राइट। तो जी सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है, मैनेजर है और एजेंट, कहता है जी इनको तो प्रिंसिपल ऑफिसर कंसीडर किया ही किया जाएगा। उसके अलावा कोई भी ऐसा पर्सन है हु इज कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कहता है उस पर्सन को भी प्रिंसिपल ऑफिसर कंसीडर किया जा सकता है अगर असेसिंग ऑफिसर उस पर्सन के ऊपर ये नोटिस सर्व करता है कि आई वांट टू कंसीडर यू एज द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, तो यही चीज यहाँ पर बताई हुई है। फिर हमने असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन, याद रखिएगा। असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर, कम से कम ये 2 सेक्शंस तो याद होने ही होने चाहिए। वैसे तो जो डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो भी कंटेंट हम लोग क्लासेस में कर रहे हैं, मान के चलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या इंपॉर्टेंट ही नहीं है, उसको मैं वैसे ही सबसे लास्ट में करवाने वाला हूँ। हाँ जी, असेसमेंट ईयर, हमने कहा जी असेसमेंट ईयर को सेक्शन 2(9) में डिफाइन किया हुआ, और असेसमेंट ईयर का मतलब और कुछ नहीं है। कहता है जी हर साल 12 महीने असेसमेंट ईयर कहलाएंगे। कब से कब तक, कहता है जी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, हर साल के 12 महीने असेसमेंट ईयर कहलाएंगे। इसका मतलब हर साल अपने आप में एक असेसमेंट ईयर है। असेसमेंट ईयर रिलेटिव टर्म है, हमें असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अगर प्रीवियस ईयर मान के चलिए 2021 है तो असेसमेंट ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर 1920 है तो असेसमेंट ईयर 2021। और अगर हम प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन देखते हैं तो वो प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन भी यही बात कहती है कि जी प्रीवियस ईयर का मतलब, कहता है जो असेसमेंट ईयर से इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर होता है। इसका मतलब हर ईयर अपने आप में असेसमेंट ईयर है, हर ईयर अपने आप में प्रीवियस ईयर है, राइट। दोनों ही रिलेटिव टर्म है। बिना असेसमेंट ईयर के प्रीवियस ईयर का कोई मतलब नहीं है, बिना प्रीवियस ईयर के असेसमेंट ईयर का कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेटली है क्या, फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन सेक्शन 3 में दे रखी है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली डेफिनेशन सेक्शन 2 में दे रखी होती है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट 1961 में प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन सेक्शन 3 में दे रखी है। ठीक है जी। अगर कोई न्यूली सेटअप बिजनेस है तो उस केस में प्रीवियस ईयर क्या होगा, तो जी डेफिनेशन में कहा गया कि जिस दिन बिजनेस सेटअप होगा या जिस दिन न्यू सोर्स ऑफ इनकम एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, उस दिन से लेकर टिल 31 मार्च 31 मार्च, राइट। तो जी 1 अप्रैल से चालू नहीं होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का या उस पर्सन का प्रीवियस ईयर,
बल्कि जब से बिजनेस सेटअप हुआ, प्रोफेशन सेटअप हुआ, जैसे इस एग्जांपल के अंदर 1 दिसंबर को अगर बिजनेस सेटअप हुआ है या प्रोफेशन सेटअप हुआ है तो वहां से लेकर 31 मार्च। ठीक, यहाँ पर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं। मान के चलिए आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है कि जी देखिए बिजनेस तो सेटअप हो गया 1 जुलाई को, लेकिन कमेंस कब हुआ? कहता है जी कमेंस हुआ 1 अगस्त को। तो कब से प्रीवियस ईयर कंसीडर किया जाएगा? 1 जुलाई से 31 मार्च। कमेंसमेंट से कोई मतलब नहीं है। आ जाइए जी, यहां से हमें स्टार्ट करना है। आज पर्सन की डेफिनेशन से हमें स्टार्ट करना है। हाँ जी, पर्सन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 231 में। कहता है जी आप जहां तक सोच सकते हो सबको कंसीडर कर लिया गया है, किसी को नहीं छोड़ा गया है। इंडिविजुअल डेफिनेटली पर्सन है, एचयूएफ डेफिनेटली पर्सन है, कंपनी पर्सन है, पार्टनरशिप फर्म पर्सन है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटीज जैसे कि म्यूनिसिपल कमेटी है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, इस टाइप की कोई भी लोकल अथॉरिटी पर्सन की डेफिनेशन में है। एवरी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इसका मतलब जो यहां पर कवर नहीं हो रहे उनको हम यहां पर कवर करेंगे। एवरी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, क्यों पढ़ रहे हैं पर्सन की डेफिनेशन? क्योंकि सेक्शन 4 ने कहा, सेक्शन 4 कौन सा सेक्शन है? चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। सेक्शन 4 क्या कह रहा है? गवर्नमेंट को पावर दे रहा है टू चार्ज द इनकम टैक्स। सेक्शन 4 ने क्या कहा कि टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज टैक्सेबल। तो ध्यान से देखिए, छोटी सी लाइन है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ अ पर्सन इज टैक्सेबल। तो जी यहां पर क्या समझना है हमें कि टोटल इनकम में कौन कौन सी इनकम इंक्लूड होगी? क्योंकि जो इनकम टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी दैट इज नॉट टैक्सेबल, राइट। अभी मैं क्वेश्चंस पहले टॉपिक कंप्लीट कर लूं फिर लेता हूं क्वेश्चन, ठीक है? और आप डायरेक्टली माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। टोटल इनकम समझना है हमें क्या होता है जी। फिर जी प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन समझनी है हमें क्या होती है, जो हम देख चुके हैं। उसके अलावा जी पर्सन की इनकम टैक्सेबल है ना, तो जी पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा ये समझना जरूरी है। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं कि पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा, क्योंकि अगर कोई पर्सन की डेफिनेशन में कवर नहीं हो रहा तो उसकी इनकम इनकम टैक्स एक्ट में टैक्सेबल नहीं है। बट इन्होंने कोई छोड़ा ही नहीं। इंडिविजुअल एचयूएफ के फॉर्म में काम कर रहे हो तो पर्सन है जी, कंपनी के फॉर्म में काम कर रहे हो तो पर्सन है जी, पार्टनरशिप फर्म के फॉर्म में काम कर रहे हो तो पर्सन है जी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, यहां तक कि इन्होंने लास्ट में एक चीज डाल दी, एवरी अदर जुडिशियल पर्सन। जो ऊपर कहीं भी कवर नहीं हो रहा उसको हम यहां नीचे कंसीडर करके चलेंगे। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर आप ध्यान से देखें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऊपर कहीं भी कवर हो रही है, ना तो इंडिविजुअल है, ना एचयूएफ, ना कंपनी है, ना पार्टनरशिप फर्म, ना एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ना बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ना ही लोकल अथॉरिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कहां पर कवर की जाएगी? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में, राइट। उसके अलावा अगर मान के चलिए आप भगवान के नाम पर कोई इनकम अर्न कर रहे हो, गॉड के नाम पर, या आप भूत प्रेत की सहायता से झाड़ा मार कर किसी का भूत उतार कर कोई इनकम अर्न कर रहे हो, जैसे कि कोई डेटी कह लीजिए, कुछ भी वर्ड दे लीजिए। लोग कहता है भैया किसी भी फॉर्म में इनकम अर्न कर रहे हो, किसी भी नाम पे इनकम अर्न कर रहे हो, अगर इनकम अर्न कर रहे हो तो हमने यहाँ पर आपको कवर कर लिया है, और कहीं कवर नहीं हो रहे हैं तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में। तो अगर आप गॉड के नाम पर इनकम अर्न कर रहे हो तो कहां पर कवर होएगी? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में। अगर आप भूतों प्रेतों के नाम पर इनकम अर्न कर रहे हो तो कहां पर कवर होएगी? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन पे। क्लियर है जी? अब एक एक टर्म को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इनके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं। हाँ जी, इंडिविजुअल का मतलब नेचुरल पर्सन, मेल हो या फीमेल हो दोनों की इनकम टैक्सेबल है। मेजर हो या माइनर हो दोनों की इनकम टैक्सेबल है। मेजर की इनकम मेजर के हैंड्स में टैक्सेबल है, मेरी इनकम के लिए मैं ही लायबल हूं। माइनर की इनकम कहता है जी पेरेंट्स के हैंड्स में टैक्सेबल है।
इसका मतलब माइनर की इनकम किसकी इनकम के साथ क्लब कर दी जाएगी? पेरेंट्स की इनकम के साथ क्लब कर दी जाएगी। लेकिन अगर माइनर की इनकम हार्ड वर्क से है, स्किल से है, लेबर से है, फिर वो इनकम पेरेंट्स की इनकम के साथ क्लब नहीं की जाती, फिर वो अलग से टैक्सेबल होती है, राइट। लेकिन माइनर से तो टैक्स नहीं मांगा जा सकता ना, टैक्स किससे मांगेंगे? पेरेंट्स से, ठीक। बट क्वेश्चन ये है कि माइनर की इनकम टैक्सेबल है, द आंसर इज यस, माइनर की इनकम भी टैक्सेबल है, ठीक। साउंड माइंड हो या अनसाउंड माइंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने कहा कि अगर ल्यूनेटिक है, अनसाउंड माइंड का पर्सन है, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में उसकी इनकम टैक्सेबल होगी। लिविंग है या नॉन लिविंग है, मतलब इनकम टैक्स वाले मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर आपकी प्रीवियस ईयर में इनकम थी 10 लाख रुपए की और असेसमेंट ईयर के अंदर राम प्यारा हो गया बंदा, तो कोई बात नहीं भैया, 10 लाख रुपए के ऊपर टैक्स तो पे करना पड़ेगा। अगर असेसी मर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है जी। फिर जी HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ICSI के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन याद रखिएगा। कहता है लीनियरली डिसेंडिंग फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, लीनियरली डिसेंडिंग फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। जैसे कि कहता है जी सबसे ऊपर हमारे पास दादाजी, तो ये कॉमन एंसेस्टर हो गए हमारे। उसके बाद दादाजी के बेटे S1 S2, उसके बाद जी उनके बेटे S3 S4, ये सब कहां से है? कहता है लीनियरली डिसेंडिंग फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, तो उसको क्या बोलेंगे? HUF। तो ऑल मेल मेंबर्स ऑफ HUF हिंदू फैमिली फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर एंड इंक्लूड्स देयर वाइव्स एंड अनमैरिड डॉटर। इसका मतलब मैरिड डॉटर्स को HUF का पार्ट कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि वो जहां पर शादी करके जाती है उस HUF का पार्ट कंसीडर किया जाता है। चलिए जी, अब यहाँ पर एग्जाम्पल जो मैं देना चाह रहा था वो एज इट इज स्लाइड में देख लीजिए कि जो मिस्टर ए है सीनियर मोस्ट मेल मेंबर। अच्छा, HUF के केस में वैसे हम लोग आज तक क्या पढ़ते आए हैं? HUF केस में कौन लायबल होता है? कहता है जी कर्ता लायबल होता है। HUF केस में कौन लायबल होता है? कर्ता। कर्ता का सिंपल सा मतलब है सीनियर मोस्ट मेल मेंबर। क्वेश्चन ये आता है अगर किसी HUF में किसी फैमिली में मेल मेंबर हो ही ना, तो क्या वो HUF कहलाएगी? जैसे कि मैं एग्जांपल्स यहाँ पर कोट कर रहा हूँ, फैमिली ऑफ 2 विडोज ऑफ डिसीज्ड ब्रदर्स, मतलब पूरी फैमिली में क्या है, सिर्फ 2 विधवा रह गई है, बाकी सब मर गई, तो क्या ये HUF कहलाएगी? यहाँ पर तो कोई मेल मेंबर है ही नहीं, कहलाएगी HUF? द आंसर इज यस। फैमिली तो है चाहे मेल मेंबर नहीं है। कहता है फैमिली में हस्बैंड है, वाइफ है, कोई चाइल्ड नहीं है। अरे सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ है तो उसको भी HUF कंसीडर किया जाएगा? यस, फैमिली तो है चाहे मेल बच्चे नहीं है। कहता है जी फैमिली ऑफ विडो मदर एंड सन्स, मे बी मेजर मे बी माइनर, कोई फर्क नहीं पड़ता, HUF कहलाएगी। फैमिली ऑफ ओनली 2 ब्रदर्स या 2 और मोर ब्रदर्स, कोई लेडी ही नहीं है, कहता जी HUF कहला सकती है। फैमिली ऑफ अंकल एंड नेफ्यू, मतलब चाचा रह गए भतीजा रह गया, बाकी सब मर गए फैमिली में, तो क्या HUF कहलाएगी? द आंसर इज यस। फैमिली ऑफ मदर सन एंड सन्स वाइफ, फैमिली ऑफ मेल एंड हिज लेट ब्रदर वाइफ, मतलब आदमी रह गया और उसकी भाभी रह गई, बाकी सब मर गई। इवन ये भी है तो फैमिली ही, अपने आप को एज HUF इनकम टैक्स में रजिस्टर करवा सकते हैं। द आंसर इज यस। इसका मतलब क्या इनकम टैक्स कर्ता के कंसेप्ट को नहीं समझता? द आंसर इज यस, इनकम टैक्स कर्ता के ऊपर जोर नहीं दे रहा। इनकम टैक्स किसके ऊपर जोर दे रहा है? मैनेजर। वर्ड क्या यूज किया गया है? मैनेजर ऑफ। और मैनेजर का मतलब हु इज मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ HUF, सिंपल सी बात। चाहे वो मैनेजर मोस्ट सीनियर मेल मेंबर है या नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल है कि भैया 90 साल का बूढ़ा घर में बैठा है जो कि मोस्ट सीनियर मेल मेंबर है, बेचारे को खुद खाना नहीं आता, खुद
नहाना नहीं आता, वो फैमिली के अफेयर्स को कैसे हैंडल करेगा? तो चाहे मोस्ट सीनियर मेल मेंबर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसी को कर्ता कंसीडर किया जाएगा। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हु इज एक्चुअली मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द एचयूएफ इज कर्ता, सिंपल सी बात। हाँ जी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, कहता है जी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। एक बार एमसीक्यू पूछा गया था, पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है तो क्या उसको पर्सन कंसीडर किया जाएगा? डेफिनेटली। कहता है चाहे एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, चाहे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, दोनों के बीच का डिफरेंस हम प्रीवियस क्लासेस में बता चुके हैं। चाहे वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे प्रॉफिट मोटिव के लिए बनाई गई है या नॉन प्रॉफिट मोटिव के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्सन की डेफिनेशन में सब कवर होंगे। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कहता है जो ऊपर कहीं भी कवर नहीं हो रहा वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की कैटेगरी में कवर्ड होगा। तो यूनिट्स और एंटिटीज विच हैव सेपरेट एग्जिस्टेंस इन द आइज ऑफ लॉ बट नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द कैटेगरीज ऑफ पर्सन स्पेसिफाइड। ठीक है जी, जैसे कि डैटी, भूत, प्रेत, इनके नाम पर पैसा अर्न कर रहे हो, हम तो जी कहीं भी कवर नहीं हो रहे, कोई नहीं जी, इसमें आप कवर हो रहे हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अनरजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट हो गई है, अनरजिस्टर्ड क्लब्स हो गए हैं, रिलीजियस बॉडीज हो गई है जैसे कि टेम्पल, भगवान के नाम पे पैसा इकट्ठा कर रहे हो, कोई बात नहीं जी, आपको आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कंसिडर किया जाएगा और आपको भी टैक्स पे करना पड़ेगा अनलेस एंड अनटिल आपको कोई एग्जम्पशन दी जा रही है इनकम टैक्स में। ठीक है, यूनिवर्सिटीज जैसे कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लिया था। बताओ जी, अब बताओ किसको क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, फिर नेक्स्ट डेफिनेशंस पे चलेंगे। नहीं पूछने, चलिए जी। हाँ जी, अब जो मैं डेफिनेशंस करवाने आपको जा रहा हूं कंपनी की, एक्चुअली में ये आपके चैप्टर 2 में कवर्ड नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से ये चैप्टर 8 का पार्ट है, तो अल्टीमेटली आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। जब हम डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं और क्योंकि आगे जाकर हमें डिफरेंट हेड्स पढ़ने हैं, इसीलिए मैं ये स्टार्टिंग में ही पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि जब हम कंपनी वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, इंडियन कंपनी वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, और डोमेस्टिक कंपनी वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। राइट, हर हेड में कंपनी वर्ड यूज होगा, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सी कंपनी के बारे में बात की जा रही है। इसीलिए मैं ये चैप्टर 8 की जगह स्टार्टिंग में ही पढ़ा रहा हूँ, और याद रखिएगा चैप्टर 8 में मैं दोबारा इन्हें रिपीट नहीं करवाऊंगा। आ जाइए जी, सबसे पहले कंपनी वर्ड को समझते हैं। सेक्शन 217। अब जी यहाँ पर कंपनी का मतलब वो वाली कंपनी नहीं है जो हमने कंपनी लॉ में पढ़ी हुई है। कंपनी लॉ के हिसाब से तो हमने कहा कि सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट कह रहा है कि भैया या तो पब्लिक होगी या प्राइवेट होगी या वन पर्सन कंपनी होगी। यहाँ पर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। टैक्स लॉज क्या कहते हैं? टैक्स लॉज कहते हैं कि भैया देखिए, अगर आप कॉर्पोरेट फॉर्म में काम कर रहे हो, चाहे आपने अपने आप को एज कॉर्पोरेट रजिस्टर करवाया है या नहीं करवाया, मतलब आपका स्ट्रक्चर कंपनी वाला है, आपकी वर्किंग कंपनी वाली है, चाहे आपने अपने आप को कंपनी फॉर्म में रजिस्टर करवाया है या नहीं करवाया, तो जी हम अथॉरिटी दे रहे हैं बोर्ड को। जहां भी मैं बोर्ड वर्ड यूज करूंगा इसका मतलब क्या होगा? इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एपेक्स बोर्ड कौन सा है? सीबीडीटी। ठीक, हम अथॉरिटी दे रहे हैं बोर्ड को, अगर बोर्ड चाहे तो आपको एज कंपनी नोटिफाई कर सकता है, पहली चीज दिमाग में रखिए। अब जी कंपनी का मतलब कहता है जी इंडियन कंपनी तो है ही है, उसके अलावा कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। यहाँ पर वर्ड बॉडी कॉर्पोरेट क्यों यूज किया गया? कि हो सकता है फॉरेन कंट्री के अंदर कोई कंपनी लॉ ना हो, कोई स्पेसिफिक लॉ हो जिसके अंदर कोई बॉडी इनकॉर्पोरेट हुई है। जैसे इंडिया में भी तो है, आरबीआई क्या है, आरबीआई एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है। सेबी क्या है, सेबी एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है। तो वैसे ही हो सकता है फॉरेन में कोई स्पेसिफिक लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है कोई बॉडी, इंडिया में उसको कंपनी कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर जी एनी इंस्टीट्यूशन, देखिए यहाँ पर कंपनी वर्ड यूज नहीं हो रहा, कॉर्पोरेशन वर्ड यूज नहीं हो रहा, यहाँ पर क्या कह रहे हैं?
any institution, any association, any body. इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, तीनों को कवर किया गया. विच इज और वॉज assessable or was assessed as a company under Indian Income Tax Act 1922. ध्यान से समझिए इस चीज को. कहता है जी अगर आपके स्ट्रक्चर को देखते हुए, आपकी वर्किंग को देखते हुए इनकम टैक्स एक्ट 1922 में आपको एज कंपनी असेस किया जाना चाहिए था या आपको एज कंपनी असेस किया गया था, तो आपको परमानेंटली कंपनी की तरह ही असेस किया जाएगा. मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 में भी आपको कंपनी की तरह ही असेस किया जाएगा. ठीक है. फिर विच इज और वॉज असेसेबल और वॉज असेस्ड एज कंपनी. माइक ऑफ कीजिए सारे जब तक क्वेश्चन ना पूछना हो. हाँ जी. विच इज और वॉज असेसेबल और वॉज असेस्ड एज कंपनी अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर एनी असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन और बिफोर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1970. तो जी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में भी जिसको एज कंपनी असेस किया जाना चाहिए था, तो जिसको एज कंपनी असेस किया गया था, कब? ऑन और बिफोर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1970, तो आपको भी कंपनी ही कंसीडर किया जाएगा, चाहे आप कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है या नहीं है, चाहे आप बॉडी कॉर्पोरेट है या नहीं है. ठीक है. और एनी इंस्टीट्यूशन या फिर एसोसिएशन या फिर बॉडी, मतलब इंस्टीट्यूशन एओपी या फिर बीओआई विच इज डिक्लेयर्ड बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ सीबीडीटी. सीबीडीटी को इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन या बॉडी के स्ट्रक्चर को देखकर, उनकी वर्किंग को देखकर ये लगता है कि भैया काम तो कंपनी की तरह कर रहे हैं, पर जानबूझ के अपने आप को कंपनी लॉ में रजिस्टर नहीं करवा रहे, क्योंकि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर हमने कहा कि ग्रेटर टैक्स बर्डन होता है, फ्लैट रेट पर टैक्स पे करना पड़ता है. राइट. तो जी वहां पर सीबीडीटी बाय जनरल ऑर्डर कि जी इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस को कंपनी कंसीडर किया जाएगा, या स्पेशल ऑर्डर कि इस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी कंसीडर किया जाएगा. ऑर्डर दे सकती है. कब तक के लिए? कहता है जी इस साल के लिए कंपनी कंसीडर किया जाएगा या फिर आने वाले 3 सालों के लिए कंपनी कंसीडर किया जाएगा. तो इस केस में जहां पर कंपनी कंसीडर किया जा रहा है बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ सीबीडीटी, इस केस के अंदर बड़ा क्लियर कट कहा गया ओनली फॉर असेसमेंट ईयर्स एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर, इन द डिक्लेरेशन. तो जी इन दोनों केस में वंस अ कंपनी ऑलवेज अ कंपनी. इस वाले केस में कहता है जी जिस स्पेसिफिक असेसमेंट ईयर के लिए ऑर्डर में लिखा गया है सिर्फ उसी असेसमेंट ईयर के लिए कंपनी कंसीडर किया जाएगा. कोई डाउट हो तो बताइए जी. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इन दोनों केस में वंस अ कंपनी ऑलवेज अ कंपनी, कोई चक्कर नहीं है. यहां पर कहता है जी अच्छा ये कब आएगा? ये आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1970 वाले सिनेरियो में आ जाएगा. आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल. तो जी इंडियन कंपनी क्लियर नहीं हुई क्या है? इंडियन कंपनी पढ़ लीजिए सेक्शन 226 के अंदर. कहता है जी जो कंपनी कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड होगी, यहाँ पर आज भी अगर आप इनकम टैक्स एक्ट देखेंगे तो आज भी कंपनीज एक्ट 1956 लिखा हुआ है. मुझे नहीं पता क्यों लिखा हुआ है जबकि कंपनीज एक्ट 2013 आ चुका है. तो आपको क्या याद रखना है कि जो कंपनी कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड होगी इंडिया में, वो तो इंडियन कंपनी ही कहलाएगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ कंफ्यूज किया जाता है एमसीक्यूज में. चाहे क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा हो, अगर कंपनी इंडिया के अंदर किसी भी कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है, तो वो कंपनी क्या कहलाएगी? इंडियन कंपनी. चाहे उसके सारे शेयर होल्डर्स फॉरनर है, चाहे उसके सारे डायरेक्टर्स फॉरनर है, चाहे उसकी सारी इनकम बाहर से आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है इंडियन कंपनी लॉ के अंदर, और मैं नाम भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि जी कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड है, चाहे वो कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड है, चाहे वो 2013 में रजिस्टर्ड है, चाहे इंडिया में कोई स्पेसिफिक स्टेट में कोई स्पेसिफिक कंपनी लॉ है उसके अंदर रजिस्टर्ड है तो इंडिया में रजिस्टर्ड, तो वो हमेशा क्या कहलाएगी? इंडियन कंपनी. ठीक है.
एंड इंक्लूड्स, अब ध्यान से देखिएगा, अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज, तो वही बात मैंने आपको कही। फिर जी कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश्ड और बाय और अंडर द सेंट्रल या स्टेट एक्ट, जैसे कि एलआईसी है, जैसे कि यूटीआई है, तो एलआईसी एक्ट है, यूटीआई एक्ट है, जिसके अंदर ये बॉडी कॉरपोरेट्स एस्टेब्लिश होती है। अच्छा अभी ना एक बार मैं फटाफट से कंपनी और बॉडी कॉरपोरेट के बीच का डिफरेंस आपको बता देता हूँ, दोबारा से कंपनी लॉ में शायद बताया था। कंपनी का मतलब क्या है, कहता है जी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी लॉ, सिंपल सी बात, चाहे वो करंट कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है, चाहे प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है, कंपनी का मतलब रजिस्टर्ड अंडर कंपनी लॉ। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, कहता है जी बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब रजिस्टर्ड या एस्टेब्लिश्ड या इनकॉर्पोरेटेड। जो चीज मैं लिखता हूं ना, मान के चलिए मैं चाहता हूं कि उस चीज के ऊपर आप टाइम दे याद करने के लिए, अगर मैं ये नहीं चाहता कि आप टाइम दे तो मैं लिखूं नहीं, बोल के आगे चल दूंगा, राइट। अगर मैं लिख रहा हूं तो मैं चाहता हूं ध्यान से देखिए और टाइम दे। तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब एस्टेब्लिश्ड या इनकॉर्पोरेटेड अंडर अ लॉ, यहां पर मैंने लिखा कंपनी लॉ, यहां पर मैंने लिखा अंडर अ लॉ, सिंपल सी बात, राइट। तो जी अगर मैं एलआईसी की बात करूं, क्या हमारे पास एलआईसी एक्ट है, द आंसर इज यस, तो ये क्या है बॉडी कॉर्पोरेट। अगर मैं यूटीआई की बात करूं, तो क्या यूटीआई एक्ट है, आंसर इज यस, ये क्या है बॉडी कॉर्पोरेट। अगर मैं आरबीआई की बात करूं, बॉडी कॉर्पोरेट। अगर मैं सेबी की बात करूं, फटाफट से कोई इसकी फुल फॉर्म बताएगा सेबी की, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो हमारे पास सेबी एक्ट में ये एस्टेब्लिश्ड है, तो दिस इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। इसी तरह अगर मैं किसी भी कंपनी की बात करूं, ध्यान से देखिए, किसी भी कंपनी की बात करूं, तो वो कंपनी भी तो बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि कंपनी भी तो किसी ना किसी लॉ में एस्टेब्लिश्ड है, इनकॉर्पोरेटेड है। तो हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, हर कंपनी क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट। बट हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है। एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी। ये मतलब कंपनी लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। यहां पर इन्होंने कहा कि भैया कंपनी भी इंडियन कंपनी की डेफिनेशन में आ रही है, विच इज रजिस्टर्ड अंडर एनी कंपनी लॉ इन इंडिया, और बॉडी कॉर्पोरेट भी इंडियन कंपनी की डेफिनेशन में आ रही है, इफ दैट बॉडी कॉर्पोरेट इज एस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ इन इंडिया, सिंपल सी बात, ठीक है। फिर जी इंस्टीट्यूशंस, एसोसिएशंस या बॉडी which is declared by general या special order of CBDT to be a company। ऊपर दोबारा जा रहा हूं, यहां पर दोबारा हाईलाइट कर रहा हूं, यहां पर कंपनी में इंस्टीट्यूशन एओपी बीओआई विच इज डिक्लेयर्ड बाय जनरल या स्पेशल ऑर्डर ऑफ सीबीडीटी ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इस टाइप का कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा वो हमेशा क्या होगा, कंपनी तो होगा ही होगा, कंपनी के साथ साथ क्या होगा, इंडियन कंपनी, कंपनी के साथ साथ क्या होगा वो। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर मान के चलो ये इंस्टीट्यूशन या एओपी या बीओआई एक्चुअल में फॉरेन है, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन, फॉरेन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फॉरेन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, तब भी क्या इसे इंडियन कंपनी मानेंगे, द आंसर इज, अगर उस इंस्टीट्यूशन को, उस एसोसिएशन को, उस बॉडी को इंडिया में सीबीडीटी ने कंपनी डिक्लेयर कर दिया, तो इंडिया में उस एसोसिएशन को, उस इंस्टीट्यूशन को, उस बॉडी को इंडियन कंपनी की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा, फॉरेन कंपनी की कैटेगरी में कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्लियर। फिर ये कंपनी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा आप सब लोगों को पता है जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 370, वेरी गुड जी। और
आर्टिकल 370 बेसिकली क्या कह रहा था, क्यों मिला हुआ था स्पेशल स्टेटस? एक्चुअली में, अच्छा बोल के फटाफट से माइक ऑफ कर लीजिए। एक्चुअली में जब ये जो जम्मू एंड कश्मीर के राजा थे, उनके साथ संधि हुई थी इंडिया की कि जी आपको इंडिया का हिस्सा बनना है, तो उन्होंने इस शर्त पे संधि की थी, मतलब इस शर्त पे उन्होंने मेमोरेंडम साइन किया था कि जी हमारे स्टेट में कोई भी लॉ तब एप्लीकेबल होगा जब हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। सेंटर पास करेगी सिर्फ इस वजह से हमारे स्टेट पे एप्लीकेबल नहीं होगा, अदरवाइज सेंटर जो लॉ पास करती है वो पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होता है। तो इन्होंने ये मेमोरेंडम साइन किया था कि हम इंडिया का हिस्सा बनेंगे, लेकिन इस कंडीशन पे कि हमारे स्टेट पर कोई भी लॉ तब एप्लीकेबल होगा जब हमारी स्टेट की गवर्नमेंट उसे अप्रूव करेगी, राइट। तो स्पेशल स्टेटस होने की वजह से जनरली जम्मू एंड कश्मीर के लॉज अलग होते थे, या कोई लॉ स्पेसिफिकली एप्लीकेबल होता भी था सेंट्रल लॉ, तो वो स्टेट की परमिशन लेने के बाद एप्लीकेबल होता था, राइट। अब तो ये स्टेटस खत्म हो गया है, तो कायदे से ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है, राइट। कंपनी लॉ, हाँ जी। अब वैसे कंपनी लॉ की क्लास में भी हमने देखा था ना, सेक्शन 1 जो देखा था एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, तो आज की डेट में कंपनी लॉ होल ऑफ इंडिया पर एप्लीकेबल है, तो कायदे से इस चीज की रेलिवेंस खत्म हो गई। कुल मिलाकर अगर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है तो इंडिया का ही पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर, और इंडियन कंपनी ही कहलाएगी। उसके अलावा ये कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इन द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दादर एंड नागर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, पोंडिचेरी। तो ये सारे जो थे यहाँ पर पॉलिटिकली, अगर आपको पता हो कि भाई ये जो साउथ साइड के थे, यहाँ पर श्रीलंका वगैरह की साइड का ज्यादा इन्फ्लुएंस था, तो बेसिकली यहाँ पर भी थोड़े से लॉज डिफरेंट हो जाते थे, या सारे लॉज यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होते थे, बट आज की डेट में इसकी भी रेलिवेंस खत्म हो गई। तो कायदे से आज की डेट में क्या याद रखना है आपको, जो कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो रही है दैट इज इंडियन कंपनी, चाहे वो इंडिया के किसी भी पार्ट में इनकॉर्पोरेट हो रही हो। उसके अलावा अगर किसी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन या बॉडी को सीबीडीटी ने जनरल या स्पेशल ऑर्डर से कंपनी डिक्लेयर कर दिया तो वो भी इंडियन कंपनी। बस दो चीज याद रखनी है, ठीक है जी। लेकिन कंडीशन है कि इंडियन कंपनी तभी कहलाएगी व्हेन द रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी, कॉर्पोरेशन, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी शैल बी इन इंडिया। तो रजिस्टर्ड ऑफिस या प्रिंसिपल ऑफिस, जैसे कि मैंने कहा कि फॉरेन की इंस्टीट्यूशन है, मतलब बनी बाहर है लेकिन काम इंडिया के अंदर कर रही है, अपना प्रिंसिपल ऑफिस भी इंडिया में बना रखा है, यहीं पर सारी मतलब मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करती है, राइट। तो जी प्रिंसिपल ऑफिस अगर इंडिया के अंदर है या रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया के अंदर है, तभी कंपनी इंडियन कंपनी कहलाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। तो डाउट कहां पर आएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस का या प्रिंसिपल ऑफिस का, सिर्फ इस सिनेरियो में, बाकी किसी सिनेरियो में तो डाउट आएगा ही नहीं। क्योंकि अगर इंडियन कंपनी है, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है, तो कहता है जी कोई चक्कर नहीं है, चाहे सारे शेयर होल्डर्स फॉरनर हो, चाहे डायरेक्टर्स फॉरनर हो, चाहे कंपनी बाहर काम कर रही है, रजिस्टर्ड इन इंडिया है तो इंडियन कंपनी। अगर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है विच इज एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी लॉ ऑफ इंडिया, कोई चक्कर नहीं है, प्रिंसिपल ऑफिस ऑफिस कहीं हो, रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं हो, कंपनी शैल बी इंडियन कंपनी। बस यहां पर जाकर ये एप्लीकेबल हो जाता है। क्लियर है या कोई डाउट है? आ जाओ जी। फिर अच्छा, कंपनी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम डिस्टिंग्विश किसके बीच में करते हैं, इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी? इनकम टैक्स के अंदर डिस्टिंग्विश किसके बीच में किया जाता है, डोमेस्टिक कंपनी या फिर फॉरेन कंपनी? डोमेस्टिक कंपनी या फिर फॉरेन कंपनी? तो जी हर इंडियन कंपनी तो डोमेस्टिक कंपनी कंसीडर की ही जाएगी। उसके अलावा कोई भी ऐसी कंपनी which has made prescribed arrangements for declaration and payment of dividends, दोबारा से, जिसने इंडिया में ऐसे अरेंजमेंट्स करे हैं जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं। कहाँ प्रिस्क्राइब किए गए हैं, कहता है जी रूल 27 में प्रिस्क्राइब किए गए हैं, इसे हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक। अगर उस कंपनी ने ऐसे अरेंजमेंट्स करे हैं जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं, किस चीज से रिलेटेड, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड विद इन इंडिया, तो जी उस कंपनी को भी डोमेस्टिक कंपनी कंसीडर किया जाएगा।
इसका मतलब जी अगर मान के चलो कोई फॉरेन कंपनी है, एक्चुअल में जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, फॉरेन कंपनी वर्ड नहीं यूज करूंगा, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया तो इंडियन कंपनी में आ जाएगी, वो तो है ही डोमेस्टिक कंपनी। तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, ठीक है जी। अब जी इस कंपनी, ये मल्टीनेशनल कंपनी है, इसका बिजनेस यूएसए में भी है, इसका बिजनेस लेट्स से ऑस्ट्रेलिया में भी है, इसका बिजनेस इंडिया में भी है। अब इंडिया में भी बिजनेस है तो जी इंडिया के अंदर भी इनकम अर्न करेगी। अब इंडिया में जो इनकम अर्न की जा रही है, अगर उस इनकम की बात करें तो कहां टैक्सेबल है? वो इनकम कहां टैक्सेबल है? इंडिया में। अगर उस इनकम में से डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है और पे किया जाता है, कहां पर? इंडिया में। उस इनकम में से डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है और पे किया जाता है इंडिया में, तो फिर इस कंपनी को डोमेस्टिक कंपनी कंसीडर किया जाएगा इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब जो प्रोविजंस, जो प्रिविलेज डोमेस्टिक कंपनी को मिलेगी वो इसे भी मिलेगी। बात समझ में आ रही है? Which has made the prescribed arrangement for the declaration and payment of dividends within India। कहां से ये डिविडेंड कहां से दिया जाएगा? पेबल आउट ऑफ इनकम लायबल टू टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। कौन सी इनकम इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर लायबल है? कहता है जी वो इनकम जो कि इंडिया में एक्रू हो रही है, अराइज हो रही है, राइट। तो इसका मतलब जो ऑपरेशंस इंडिया के अंदर है इस कंपनी के, उस ऑपरेशन से जो इनकम अर्न की जा रही है, जिसके ऊपर टैक्स इंडिया में पे किया जाना चाहिए एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, उस इनकम में से इंडिया में अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा या पे किया जाएगा, तो भैया इस कंपनी को भी हम क्या कंसीडर करेंगे? डोमेस्टिक कंपनी कंसीडर करेंगे इंडिया के अंदर इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेन कंपनी है, बट इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डोमेस्टिक कंपनी कंसीडर करेंगे, और जो प्रिविलेज या जो रिस्ट्रिक्शंस डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर है वो इस कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगी। क्या डिफरेंस है? कहता है जी अगर इसको फॉरेन कंपनी कंसीडर किया जाता तो इसकी इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स कितना लगता? इसे डोमेस्टिक कंपनी कंसीडर किया जाएगा तो इसकी इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स कितना लगेगा? 30% या 25% या 22%, जिस भी सेक्शन में कवर हो रही है कंपनी, राइट। तो यहां पर देखिए सबसे पहला डिफरेंस तो ये आ गया इनकम टैक्स रेट्स का। एक और मेजर डिफरेंस था जो कि आज की डेट में नहीं रहा। वो मेजर डिफरेंस क्या था कि जी इनकम टैक्स के अंदर अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो डिविडेंड किसे मिलेगा? कहता है जी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। शेयर होल्डर्स के हाथ में वो क्या है? कहता है जी इनकम है। लेकिन शेयर होल्डर्स को उस इनकम पे टैक्स नहीं पे करना होता था। शेयर होल्डर्स को उस इनकम पे टैक्स नहीं पे करना होता था। कब तक? फाइनेंस एक्ट 2020 के आने से पहले। तो इसका मतलब डोमेस्टिक कंपनी से कोई डिविडेंड इनकम शेयर होल्डर को मिलती थी तो जी उस इनकम के ऊपर उसे कोई टैक्स पे नहीं करना होता था। एग्जम्पशन कहां दे रखी थी? सेक्शन 1034 में। सेक्शन 10 क्या है? सेक्शन 10 इज इनकम्स which shall not be included in the total income of a person। और मैंने सेक्शन 4 आपको बताया कि टोटल इनकम इज टैक्सेबल। अगर कोई इनकम टोटल इनकम का हिस्सा नहीं मानी जाएगी तो उस इनकम के ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना। तो जी ये वाली जो इनकम थी सेक्शन 1034 के अंदर एग्जम्प्टेड थी। ये जो इनकम थी ये कौन से सेक्शन में कवर हो रही थी? सेक्शन 115 ओ में। कौन से सेक्शन में कवर हो रही थी? सेक्शन 115 ओ में। तो सेक्शन 1034 ने कहा कि जो इनकम सेक्शन 115 ओ में कवर हो रही है वो एग्जम्प्टेड है, शैल नॉट बिकम द पार्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन। तो कुल मिलाकर डोमेस्टिक कंपनी अगर कोई डिविडेंड पे करती थी तो शेयर होल्डर्स के हाथ में वो इनकम एग्जम्प्टेड होती थी। डोमेस्टिक कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता था।
जितना डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, डोमेस्टिक कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ता था। अब इस एग्जम्पशन को हटा दिया गया है बाय फाइनेंस एक्ट 2020। इसका मतलब क्या डोमेस्टिक कंपनी जो डिविडेंड पे करेगी वो शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल है? द आंसर इज बिग वाला यस। अब डोमेस्टिक कंपनी जो डिविडेंड पे करेगी वो शेयर होल्डर्स के हाथ में ही टैक्सेबल है। ठीक है, तो पहले ये डिफरेंस था फॉरेन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी कि फॉरेन कंपनी अगर कोई डिविडेंड पे कर रही है तो जी शेयर होल्डर्स के हाथ में वो इनकम टैक्सेबल है, फॉरेन कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे नहीं करना। डोमेस्टिक कंपनी कोई डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो डोमेस्टिक कंपनी को उस डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, डिविडेंड वर्ड यूज नहीं किया गया, वर्ड क्या यूज किया गया? डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना होता था और शेयर होल्डर्स के हाथ में वो एग्जम्प्टेड थी। अब ये एग्जम्पशन खत्म हो गई है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों कंपनीज में कोई डिफरेंस नहीं रहा है। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं कि डिफरेंस? क्योंकि इनकम टैक्स के प्रोविजंस अलग अलग कंपनीज के ऊपर अलग अलग तरह से एप्लीकेबल है। जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनी। क्लियर है जी? हाँ जी। There is a company incorporated outside India. Such company has certain income from the property situated in India. Source of income India है तो टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा, और अगर टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा और उसी इनकम से डिविडेंड इंडिया में पे किया जाता है तो सच कंपनी शैल बी कंसीडर्ड एज डोमेस्टिक कंपनी। प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट जो रूल 27 में दे रखे हैं वो क्या है जी? कहता है जी अरेंजमेंट्स टू बी मेड बाय द कंपनी फॉर द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स इंक्लूडिंग डिविडेंड्स ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स। क्या कि जी जो शेयर रजिस्टर है of the company for all the shareholders shall be regularly maintained at its principal place of business within India। तो जी वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का रजिस्टर कहाँ मेंटेन करती थी? इंडिया में। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी असेसमेंट ईयर फ्रॉम अ डेट नॉट लेटर देन फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल ऑफ सच ईयर। तो इसका मतलब क्या इस टाइप की कंपनी का स्टेटस बार बार चेंज हो सकता है? द आंसर इज यस। मान के चलिए असेसमेंट ईयर 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जी फर्स्ट कंडीशन ने कहा कि असेसमेंट ईयर 2021 में 1 अप्रैल 2021 से कंपनी अपना रजिस्टर इंडिया में मेंटेन कर रही है। वीडियो ऑफ कर दीजिए। मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूं बोलते हुए, कोई कंसेप्ट दिमाग से निकल जाएगा, आप तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक चल रहा है तो ध्यान फोकस सारा क्लास पे दीजिए, ना कि वीडियो पे या फिर वॉइस पर। तो जी 1 अप्रैल 2021 से लेकर असेसमेंट ईयर की बात कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर की बात नहीं कर रहा। यहाँ पर जो कंडीशन है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू असेसमेंट ईयर। तो अगर 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2020 तक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स रजिस्टर इंडिया में मेंटेन करती है तो इस असेसमेंट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी क्या मानी जाएगी? डोमेस्टिक कंपनी। अगर मान के चलो अगले असेसमेंट ईयर में कंपनी ये कंडीशन फुलफिल नहीं करती तो कंपनी क्या मानी जाएगी? फॉरेन कंपनी। समझ रहे हो? तो ईयर टू ईयर चेंज हो सकता है स्टेटस इस केस में। फिर जी जनरल मीटिंग फॉर पासिंग द अकाउंट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू द असेसमेंट ईयर एंड फॉर डिक्लेयरिंग द डिविडेंड कहां पर होनी चाहिए? एट एनी प्लेस विद इन इंडिया। तो कुल मिलाकर कंपनी की एजीएम कहां पर होनी चाहिए? इंडिया में। अब मैं बात कर रहा हूँ असेसमेंट ईयर 2021-22 की, तो मैंने कहा 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक शेयर होल्डर्स रजिस्टर भी इंडिया मेंटेन होने चाहिए, प्लस प्रीवियस ईयर के नाम की एजीएम तो इसी ईयर में होगी ना, तो इस ईयर में एजीएम भी कहाँ होनी चाहिए? इंडिया में होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है? डिविडेंड डिक्लेयर्ड इफ एनी शैल बी पेएबल ओनली इन इंडिया। तो जी जो इस एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा वो भी कहां पे होना चाहिए? इंडिया में। शेयर होल्डर्स रजिस्टर्ड इंडिया में मेंटेन होना चाहिए, एजीएम इंडिया में होनी चाहिए, डिविडेंड इंडिया में डिक्लेयर होना चाहिए, पे होना चाहिए।
तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो चाहे कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड है फिर भी डोमेस्टिक कंपनी कंसीडर की जाएगी। पहले यहां तक देखिए जी, कोई डाउट हो तो। अभी तक हमने क्या डिस्कस की? कंपनी की डेफिनेशन, इंडियन कंपनी की डेफिनेशन, फिर जी डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन। अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? क्लोजली हेल्ड कंपनी एंड वाइडली हेल्ड कंपनी। कंपनी लॉ कहता है जी प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी या पब्लिक कंपनी। ठीक है, फिर जी पब्लिक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लिस्टेड भी हो सकती है, अनलिस्टेड भी हो सकती है। लिस्टेड कंपनी का मतलब जिसकी सिक्योरिटीज किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। अनलिस्टेड कंपनीज का मतलब जिसकी सिक्योरिटीज किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है। लिस्टेड होने का मतलब अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ सेल और परचेज। ठीक है जी। क्लोजली हेल्ड कंपनी जहां पर मान के चल रहे हैं पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। वाइडली हेल्ड कंपनी जहां पर पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या है? पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। और वाइडली हेल्ड कंपनी क्या है? पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। इनफैक्ट इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन दोनों टर्म्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। इनकम टैक्स एक्ट 1961 किसको रिकॉग्नाइज करता है? कंपनी इन विच पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड या कंपनी इन विच पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। ठीक है जी। तो सबसे पहले वाइडली हेल्ड कंपनी। क्यों? क्योंकि जो वाइडली हेल्ड कंपनी नहीं है वो क्या कहलाएगी? क्लोजली हेल्ड कंपनी। आ जाइए जी, वाइडली हेल्ड कंपनी मतलब अ कंपनी इन विच पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। तो बट ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है तो वो तो मान के चला जाएगा ना कि भाई पब्लिक की ही कंपनी है। गवर्नमेंट किसकी है? पब्लिक की है। अगर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है तो वो तो मान के चला जाएगा कि पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है उस कंपनी के अंदर। दैट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, राइट। तो कंपनी ओन्ड बाय गवर्नमेंट या फिर आरबीआई। उसके अलावा अगर कोई भी नॉन प्रॉफिट कंपनीज है, सेक्शन 25 कंपनी, सेक्शन 25 एज पर कंपनीज एक्ट 1956। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 की बात करें तो ये कौन सी कंपनीज है? सेक्शन 8 कंपनीज। मतलब ऐसी कंपनी जो हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बना रहे बल्कि जनसेवा के लिए बना रहे हैं, नॉन प्रॉफिट कंपनीज। तो दोबारा से रिपीट करूंगा, अगर आप सेक्शन 25 कंपनी पढ़ो तो उसका मतलब नॉन प्रॉफिट कंपनी। लेकिन सेक्शन 25 किसका था? कंपनीज एक्ट 1956 का। अगर आप सेक्शन 8 पढ़ो तो मान के चलना सेक्शन 25 सेक्शन 8 कंपनी एक ही बात है, बट सेक्शन 8 किसका है? कंपनीज एक्ट 2013 का। तो जी जो जनसेवा के लिए आप कंपनी बना रहे हो वो बिजनेस तो करेगी नहीं, तो इनकम कहां से आएगी जनसेवा करने के लिए? पब्लिक डोनेशन से, चैरिटी से, गवर्नमेंट डोनेशन से, चैरिटी से। तो इसका मतलब वो प्राइवेट बेनिफिट के लिए कंपनी नहीं बनी हुई। तो ऐसी कंपनी को क्या मान के चला जाता है? अ कंपनी इन विच पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। फिर जी निधि कंपनी या म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटीज। हाँ जी, निधि कंपनी कौन सी कंपनी होती है? अगर कोई बताएगा तो। किसी को नहीं पता निधि कंपनी के बारे में? निधि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए ये निधि दीदी है, जिसका काम है लोगों को समझाना कि बेटा बचत करके चलनी है। छोटी छोटी बचत से ही कुबेर के खजाने बनते हैं। तो 5 रुपए जोड़ सको हर रोज के, 10 रुपए जोड़ सको, 20 रुपए जोड़ सको, जितना भी जोड़ सको आप इकट्ठा कीजिए, पति की पॉकेट से निकालिए, बेटे की पॉकेट से निकालिए, हमारे पास जमा करवाइए। थोड़े थोड़े पैसे ज्यादा बन जाते हैं, राइट। तो ऐसी जो कंपनीज होती है जो जनरली क्या होती है? फ्रॉड, लोगों का पैसा लेके भाग जाती है। तो ऐसी कंपनीज जो होती है उन्हें हम निधि कंपनीज बोलते हैं या म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटीज बोलते हैं। जैसे मान के चलिए अगर एक सोसाइटी बना रहे हैं जिसके अंदर 100 लोग हैं। अब जी हर कोई अपनी इनकम में से हर मंथ 1000 रुपीज डिपॉजिट करवाएगा सोसाइटी के पास। तो इस तरह से आपके हर मंथ 1000 रुपीज जुड़ जाएंगे। बड़ी अमाउंट भी नहीं है, 12 महीने में, एक साल में 12,000 रुपए जुड़ जाएंगे।
और अगर 100 लोग जमा करवाएंगे तो कितने हो जाएंगे ये 12 लाख रुपए। अब जी हर साल इस तरह 12 लाख रुपए जुड़ते जाएंगे सोसाइटी के पास, तो सोसाइटी इन पैसों से अपने ही मेंबर्स को उधार देगी। सोसाइटी इन पैसों से अपने ही मेंबर्स को उधार देगी, मतलब मेंबर्स जो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं उसी में से मेंबर्स को उधार मिलेगा जरूरत के टाइम पर। बीमारी आ गई घर में, शादी है घर में। अब ये लोग कौन होते हैं? जो बहुत कम अर्न करने वाले लोग होते हैं, जिन्हें पता है कि हम लोग कल को बैंक से उधार लेने गए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार लेने गए तो हमें पैसा नहीं मिलेगा। तो ये लोग अपने आप को ऐसी सोसाइटीज का हिस्सा बना लेते हैं और अपनी सोसाइटी से जरूरत पड़ने पर पैसा उधार लेते हैं। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि इन लोगों को ये पैसा कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है। जहां मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा 12%, तो सोसाइटी अपने ही मेंबर को 6% पे पैसा दे देगी। अब ये 6% भी क्या है? सोसाइटी की इनकम है। इसमें से जो खर्चा होगा, मतलब मीटिंग होगी हर महीने सोसाइटी की, तो मेंबर्स को समोसे चाय पकोड़े ये चीज खिलानी पड़ेगी, या जो मैनेजिंग बोर्ड है उसका जो खर्चा होगा, वो काट के बाकी क्या है? सोसाइटी की इनकम। अब वो सोसाइटी की इनकम जो हो रही है वो भी किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी? मेंबर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इस टाइप की सोसाइटीज को कहते हैं म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटीज। और देखिए ना, यहाँ पर पब्लिक इन्वॉल्व है ना। या फिर निधि कंपनी की बात करूं, जो कि पब्लिक से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करवाती है, तो उसमें पब्लिक इन्वॉल्व है ना। तो इसलिए इन कंपनीज को क्या बोला जाता है? वाइडली हेल्ड कंपनीज, मतलब कंपनी इन विच पब्लिक इज सब्सटेंशियली इन्वॉल्व। ठीक है जी। लिस्टेड पब्लिक कंपनी, अब जो कंपनी लिस्टेड है, जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है, उसमें तो पब्लिक इन्वॉल्व है ही, तो वाइडली हेल्ड कंपनी। उसके अलावा जी एनी कंपनी वेयर इन इक्विटी शेयर्स कैरिंग नॉट लेस देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर, इक्विटी शेयर्स की बात की जा रही है, आर हेल्ड थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर बाय गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल या स्टेट कॉरपोरेशन या फिर एनी अदर होली ओन्ड सब्सिडरी, 100% सब्सिडरी ऑफ वाइडली हेल्ड कंपनी। मतलब ठीक है, एक वाइडली हेल्ड कंपनी ने दूसरी वाइडली हेल्ड कंपनी के शेयर एक्वायर कर रखे हैं, या 100% सब्सिडरी ऑफ वाइडली हेल्ड कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर एक्वायर कर रखे हैं, तो उस केस में मैं फिर भी थोड़ा सा कहता है कम से कम 50% इक्विटी शेयर्स किसने एक्वायर कर रखे हैं? या तो गवर्नमेंट ने। मान के चलते हैं XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, इसके कम से कम 50% शेयर्स किसने एक्वायर कर रखे हैं? या तो गवर्नमेंट ने थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, या फिर कहता है जी एनी कॉरपोरेशन ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, या फिर कहता है जी किसी वाइडली हेल्ड कंपनी ने, जैसे कि अगर इसके 50% शेयर्स किसी लिस्टेड कंपनी ने एक्वायर कर रखे हैं तो इसे भी वाइडली हेल्ड कंसीडर किया जाएगा। किसी निधि कंपनी ने एक्वायर कर रखे हैं तो इसे भी वाइडली हेल्ड कंसीडर किया जाएगा। किसी सेक्शन 8 कंपनी ने एक्वायर कर रखे हैं तो इसे भी वाइडली हेल्ड कंपनी कंसीडर किया जाएगा। या फिर 100% सब्सिडरी ऑफ वाइडली हेल्ड कंपनी। ठीक है जी, तो इसे भी वाइडली हेल्ड ही कंसीडर किया जाएगा। हाँ जी। कंपनी इन विच नॉट लेस देन 40% शेयर्स, अब यहां पर क्या बात की गई? इक्विटी शेयर्स। और यहां पर क्या बात की गई? शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, या इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर्स हो, मिला के 40% शेयर्स आर हेल्ड बाय गवर्नमेंट और आरबीआई और कॉरपोरेशन ओन्ड बाय आरबीआई, तो ऐसी कंपनी को वाइडली हेल्ड कंसीडर किया जाएगा। अ कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल, जब सेक्शन 3 हम लोग पढ़ रहे थे कंपनीज एक्ट 2013 का, तो मैंने कहा जी कंपनी या तो 1 पर्सन कंपनी हो सकती है, या प्राइवेट कंपनी हो सकती है, या फिर पब्लिक।
सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 ने कहा जी देखिए ये जो कंपनीज हैं, ये कंपनीज या तो लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है या फिर लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है या अनलिमिटेड। इसका मतलब ऐसी कंपनी हो सकती है विच इज ओनली लिमिटेड बाय गारंटी, हैविंग नो शेयर कैपिटल। ठीक है, और ऐसी भी हो सकती है विच इज लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। इसी तरह अनलिमिटेड कंपनी भी ऐसी हो सकती है विच इज अनलिमिटेड हैविंग नो शेयर कैपिटल। तो मतलब कुल मिलाकर ऐसी कंपनीज हो सकती है जिन कंपनीज में कोई शेयर कैपिटल ना हो। तो ऐसी कंपनीज जिन कंपनीज के अंदर कोई शेयर कैपिटल ना हो, अगर उन कंपनीज को सीबीडीटी वाइडली हेल्ड डिक्लेयर कर दे तो ऐसी कंपनी को भी वाइडली हेल्ड कंपनी कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, फिर कंपनी वेयर इन इक्विटी शेयर्स कैरिंग नॉट लेस देन 50% ऑफ वोटिंग पावर। यहां पर क्या हाईलाइट किया गया था? 50% ऑफ इक्विटी शेयर्स थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। यहां पर क्या हाईलाइट किया गया? 40% शेयर्स। यहां पर थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर का कोई चक्कर नहीं है, जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे देखेंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर 40% शेयर्स होल्ड किए हुए हैं गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने यहां पर क्या हाईलाइट किया गया है? 50% ऑफ वोटिंग पावर। शेयर का चक्कर ही नहीं, चाहे आपके पास एक भी शेयर ना हो कंपनी का, लेकिन अगर आप 50% वोटिंग पावर को कंट्रोल कर रहे हैं, आप उन शेयर होल्डर्स को कंट्रोल कर रहे हैं जिनके पास 50% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है। ये क्या भूल गया? उन शेयर होल्डर्स को कंट्रोल कर रहे हैं जिनके पास 50% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है। राइट, कौन कर रहा है? कहता है जी वन और मोर कोऑपरेटिव सोसाइटीज थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। तो जी ऐसी कंपनीज को भी क्या बोला जाएगा? वाइडली हेल्ड कंपनी। उसके अलावा ये और रह गई है इंडियन कंपनी whose business consists of construction of ships or manufacture or processing of goods or mining or generation or distribution of electricity or any other form of power wherein equity shares carrying not less than 40% voting power are held throughout the previous year by government या central या state corporation any other widely held company या 100% subsidiary of any other widely held company। तो ये कंडीशन जो है और ये कंडीशन जो है वो लगभग सेम है। डिफरेंस क्या है इसके अंदर? 50% इक्विटी शेयर्स, क्योंकि इक्विटी शेयर्स के पास वोटिंग पावर तो होती है। इसके अंदर 40% ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात की गई। ठीक है, फर्क क्या है? दिस में बी एनी कंपनी, और यहाँ 40% के केस में कहता है जी या तो कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप वाली कंपनी की बात करें या फिर मैन्युफैक्चर या प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स वाली कंपनी की बात करें, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, या माइनिंग वाली कंपनी की बात करें, या जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या एनी अदर फॉर्म ऑफ पावर वाली कंपनी की बात करें। इन चार तरह की कंपनीज, एक, दो, तीन और चार। तो जी शिप कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, माइनिंग कंपनी या पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इन चार कंपनीज के केस में 50% इक्विटी शेयर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। 40% इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रखे होंगे गवर्नमेंट ने या फिर गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन ने या किसी और वाइडली हेल्ड कंपनी ने या 100% सब्सिडी ऑफ वाइडली हेल्ड कंपनी ने, तब भी इन कंपनी को वाइडली हेल्ड कंसीडर किया जाएगा। बताओ जी कोई डाउट हो तो। कोई डाउट नहीं है? चलिए जी ये वाली स्लाइड पूरी हो गई। एमसीक्यूज देखते हैं। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उसके साथ साथ एमसीक्यूज कर लेते हैं।
बताइए जी फटाफट से पहला एमसीक्यू। Tax is financial charge on a person by the government under proper law. Voluntary contribution. सबसे सबसे पहले एक रूल हमेशा याद रखिएगा, अगर एक्चुअल में पास होना चाहते हैं, जब तक सारी ऑप्शंस ना पढ़ो तब तक माइंड मेकअप मत कीजिएगा। आपका ये आंसर ठीक है, लेकिन फिर भी जब तक सारी ऑप्शंस ना पढ़ो तब तक माइंड मेकअप मत कीजिएगा। ठीक है जी। अगला बताइए जी। अकॉर्डिंग टू डैश नो टैक्स कैन बी इम्पोज्ड एक्सेप्ट विद द अथॉरिटी ऑफ लॉ। क्या कहता है कि नो टैक्स कैन बी इम्पोज्ड एक्सेप्ट विद द अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसका मतलब अगर कोई भी टैक्स इम्पोज किया जाएगा तो उसके लिए गवर्नमेंट को स्पेसिफिक लॉ बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ओरली कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं किया जा सकता, लॉ रिटर्न में बनाना पड़ेगा, एंड दैट टू कॉन्स्टिट्यूशनल। आ जाओ ये बताइए फटाफट से। डैश डिवाइड हैज डिवाइडेड ऑल द लॉज मेकिंग पावर इन 3 डिफरेंट लिस्ट। शेड्यूल 7 टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। By making proper law, central government can impose taxes on the matters specified in list 1 of to the Constitution of India। हाँ जी। अब ये बताइए। पक्का? नंबर्स तो मुझे भी याद नहीं रहते, आप कह रहे हो तो मैं, क्योंकि रट्टा मुझसे भी नहीं लगता है। एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी के लिए एक्साइज ड्यूटी के लिए कौन सा है लिस्ट 1 का? क्योंकि रट्टे तो मुझसे भी नहीं लगते, कितनी भी कोशिश कर लूं मैं। देखो इस तरह से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, राइट। और एज ए स्टूडेंट आपके पास ऑप्शन नहीं है ये कहने की। हम्म। आप एज ए स्टूडेंट आपके पास ये पावर नहीं है ये कहने की कि जी रट्टे नहीं लगते। मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि मैंने अपना एग्जाम क्लियर कर लिया, अब आपकी बारी है। 82 इनकम का, 83 कस्टम का, 84 एक्साइज का, 97 जो रेजिडुअल एंट्री है। 82, 83, 84 लाइन में है। कस्टम के लिए हमारे पास क्या हो गया? 83। रेजिडुअल एंट्री कौन सी हो गई? 97। कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी है? कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ऐसी लिस्ट जिसके ऊपर लॉ मेकिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है और स्टेट गवर्नमेंट की भी है, ऐसे मैटर्स एन्यूमरेटेड है। हाँ जी। हु कैन क्रिएट लॉज ऑन द मैटर स्पेसिफाइड इन कॉन्करेंट लिस्ट? बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। आ जाओ जी, लिस्ट 2 की बात की जा रही है। हु कैन इम्पोज एक्साइज ड्यूटी ऑन द अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन? अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है। इसका मतलब स्टेट लिस्ट, लिस्ट 2 के अंदर 51। ऐसा कुछ नहीं होता। स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में भी 1 से लेकर
एंट्रीज है और सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में भी 1 से लेके एंट्रीज है। ये कोई तुक्का मारने का तरीका नहीं है। 51 ठीक है, 4 एंट्रीज तो है, 46, 51, 54, 62। हाँ जी, डैश कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एज द टूल टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। बताइए। इनकम टैक्स यूज किया जाता है ना एज ए टूल टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। जिसकी कम इनकम है उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाता, जिसकी ज्यादा इनकम है उससे ज्यादा टैक्स लिया जाता है। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन किसने दी थी, याद रखिएगा, एडम एडम स्मिथ ने। कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी इशू आ गया है तो बैकअप जो कनेक्शन है उससे क्लास चल रही है, तो हो सकता है बहुत ज्यादा क्लियर ना आए आवाज, जो मेन कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो गया पीछे से। हाँ जी, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन किसने दिए थे एज पर एडम स्मिथ? कौन कौन से थे? कैनन ऑफ सर्टेनिटी, तो कौन सा नहीं, कौन सा ऑप्शन होगा? क्योंकि ना तो कैनन ऑफ अनसर्टेनिटी है बल्कि कैनन ऑफ सर्टेनिटी है, राइट, ना ही नॉन कन्वीनियंस। आ जाइए जी। हाँ जी, सीबीडीटी इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी फॉर प्रोवाइडिंग एसेंशियल इनपुट्स फॉर द पॉलिसी एंड प्लानिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? एंड इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस लॉस थ्रू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड इज फंक्शनिंग अंडर द। बाबू, सीबीडीटी इज इंडियाज ऑफिशियल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ना कि वो इसके अंडर काम कर रहा है। ठीक है जी, आ जाइए अगले क्वेश्चंस पे आ जाइए। हाँ जी, विच इज मोस्ट सुपीरियर लॉ? इनकम टैक्स एक्ट मतलब एक्ट इज सुपीरियर, जिसमें रूल्स बनाए जाते हैं। एक्ट बताता है कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, रूल्स बताते हैं हाउ टू डू। नोटिफिकेशंस क्या होते हैं? इशूड बाय सीबीडीटी बेसिकली टू अमेंड रूल्स। नोटिफिकेशंस को कलेक्टिवली हम लोग रूल्स बोलते हैं, इनकम टैक्स रूल्स। और सर्कुलर्स तो गाइडलाइंस होती है। इनकम टैक्स 1961 केम इनटू फोर्स ऑन। मैंने ये बताया था आपको।
Income Tax Act 1961 extends to which is not a law. सर्कुलर्स इशूड बाय सीबीडीटी, मैंने बार बार बताया है, लॉ की क्लास में भी टैक्स की क्लास में भी सर्कुलर्स आर गाइडलाइंस. Amendment in Income Tax Act 1961 are done by passing. ठीक है जी, डायरेक्ट टैक्सेस है या इनडायरेक्ट टैक्सेस है, दोनों के अंदर अमेंडमेंट रूल्स में कैसे किए जाते हैं? बाय इशूइंग नोटिफिकेशंस. मैंने आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नोटिफिकेशंस को ही कलेक्टिवली हम लोग रूल्स बोलते हैं. हाँ जी, फाइनेंस बिल प्रोवाइड्स रेट्स फॉर इनकम टैक्स इन 3 पार्ट्स. कौन सा शेड्यूल? हाँ क्या? Dash gives the rates of income tax for various assessees for the current assessment year. पार्ट वन प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो असेसमेंट ईयर करंट हमारा, राइट? हाँ जी. द टर्म इनकम इज, अच्छा यहाँ पर असेसमेंट ईयर की जगह अगर लिखा होता करंट फाइनेंशियल ईयर, फिर क्या ऑप्शन होती? फिर पार्ट थ्री. तो वर्ड्स ध्यान से देखिएगा, क्योंकि करंट असेसमेंट ईयर, तो असेसमेंट ईयर का मतलब प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर, और करंट फाइनेंशियल ईयर मतलब जो ये चलेगा फाइनेंशियल ईयर, तो उसके लिए तो पार्ट थ्री दे रहा है ना एडवांस में. द टर्म इनकम इज डिफाइंड अंडर 224. CBDT is constituted under, CBDT is responsible for the administration of. अच्छा, सर्विस टैक्स डायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स है? और जीएसटी डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से हैं? कॉर्पोरेट इनकम अलग से आती है, इनकम टैक्स से बाहर है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स. इनकम टैक्स का ही तो पार्ट है. एसएससी कौन सी सेक्शन में डिफाइंड है? Any person who has made default in complying with the provisions of Income Tax Act 1961 is assessee in default. प्रिंसिपल ऑफिसर कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? देखिए ये डिपेंड, ये पता चलता है कि कितना सिंसियरली सुना है आपने, जो चीज अभी पढ़ी है हमने कम से कम वो याद होनी चाहिए. Who may be considered as principal officer of a company? By serving on notice of his intention, assessing officer can consider any person as the principal officer only if. असेसमेंट ईयर कहाँ पर डिफाइंड है? असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर नहीं. असेसमेंट ईयर मींस commencing on
प्रीवियस ईयर सेक्शन 3। हाँ जी, इफ बिजनेस इज सेट अप on 1st September 2021, previous year in this case shall be 1st September से 31st March। अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि सेटअप तो हुआ 1st सितंबर को बट इट कमेंस्ड इट्स बिजनेस ऑन 1st जनवरी, तो प्रीवियस ईयर क्या लेके चलोगे? सेटअप की डेट देखनी है, राइट। 1st सितंबर से 31st मार्च। पर्सन की डेफिनेशन कहां पर डिफाइंड है? डेफिनेशन ऑफ पर्सन इज इंक्लूसिव और एग्जॉस्टिव? इंक्लूसिव और एग्जॉस्टिव? पर्सन इंक्लूड्स, तो कौन सी डेफिनेशन है? इंक्लूसिव। अगर लिखा होता पर्सन मीन्स तो कौन सी डेफिनेशन होती? एग्जॉस्टिव। जहां हम लिख देते हैं मीन्स, ध्यान से देखिए, जहां हमने लिखा मीन्स, इसका मतलब जो यहां लिखा हुआ इससे बाहर देखना ही नहीं है, तो एग्जॉस्टिव। जहां हमने लिखा है इंक्लूड्स, तो इसका मतलब ये तो हमने लिस्ट दी है जी, विच इज नॉट फाइनल, और भी इसके अंदर ऐड किया जा सकता है। जहां लिखा है मीन्स एंड इंक्लूड्स, कौन सी डेफिनेशन पढ़ी हमने ऐसी, मीन्स एंड इंक्लूड्स? कौन सी डेफिनेशन पढ़ी है मीन्स एंड इंक्लूड्स? एसएससी की डेफिनेशन क्या थी? मीन्स एंड इंक्लूड्स, राइट। अब ये वाले जो क्वेश्चंस है ये प्रीवियस अटेम्प्ट्स में पूछे गए थे, ध्यान से देखिएगा। वो क्वेश्चंस मेरे अपने बनाए हुए थे, ये क्वेश्चंस प्रीवियस अटेम्प्ट में पूछे गए हैं। इनका आंसर देंगे तो पता चलेगा कि एग्जाम्स वाले क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। According to section 224, the definition of income is inclusive. Income includes, मैंने आपको बताया था ना 24-25 आइटम्स दिए हुए हैं और इंक्लूसिव डेफिनेशन है। हाँ जी, under section 224 includes the profits and gains of a banking business carried on by a cooperative society with its members. Any advance money forfeited in the course of negotiation for the transfer of capital asset. बताओ जी, यहाँ पर डेफिनेशन आती है नहीं आती है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये इनकम कंसीडर की जा सकती है नहीं की जा सकती। सेकंड वाली इनकम कौन सी इनकम है? सेकंड वाली इनकम कौन सी इनकम है, उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकता है कोई? Any advance money forfeited in the course of negotiations for the transfer of capital asset. आप अपना घर सेल करना चाहते हो, सामने वाला खरीदना चाहता है, तो कैसे ट्रांजैक्शन होती है कि सामने वाला पहले आपको कुछ एडवांस देगा जिसे ब्याना बोलते हैं, फिर आपसे टाइम लेगा कि हाँ जी 2 महीने 3 महीने का टाइम दीजिए बाकी पैसा इकट्ठा करने का, 3 महीने बाद रजिस्ट्री करवाएंगे, तो ये वो पैसा है एडवांस मनी, जिसको क्वेश्चन में दूसरे वर्ड्स में अर्नेस्ट मनी भी कहा जा सकता है, आपसे अर्नेस्ट मनी भी पूछा जा सकता है। तो अर्नेस्ट मनी का मतलब भी क्या है? एडवांस मनी। अगर सामने वाला 3 मंथ्स के अंदर बाकी पैसा नहीं लेके आया और अपने नाम पे रजिस्ट्री नहीं करवाई, तो आपके पास ब्याने का जो एग्रीमेंट बनता है उसमें राइट होता है कि आप उस पैसे को फॉरफिट कर सकते हो, जो एडवांस है उसको फॉरफिट कर सकते हो। तो वो जो पैसा फॉरफिट कर लिया बिना हाउस सेल करे, बिना हाउस दिए, हाउस इज कैपिटल एसेट राइट, तो बिना हाउस सेल करे बिना हाउस दिए जो पैसा आपने फॉरफिट कर लिया, लेट से 1 करोड़ का घर था, 10 लाख रुपए एडवांस लिया था, वो फॉरफिट कर लिया,
फ्री का। तो जी क्या वो आपकी इनकम है या नहीं है? साइड में टैक्सेबल होगी, दिमाग लगाइए। सैलरीज में तो होगी नहीं, हाउस प्रॉपर्टी में होगी क्या? हाउस प्रॉपर्टी में तो सिर्फ रेंटल इनकम टैक्सेबल होती है। पीजीवीपी में होगी? बिजनेस तो है नहीं है उसका। कैपिटल गेन में होगी, जहां सेल ऑफ कैपिटल से जो गेन होता है उसकी बात की जाती है। अदर सोर्सेज में होगी टैक्सेबल। चलिए आगे, अभी आपको इतनी नॉलेज नहीं है। हाँ जी, एज पर सेक्शन 231 द इनकम। हम्म। अदर सोर्सेज में होंगे। हाँ जी, द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। लेकिन मैंने तो पर्सन की डेफिनेशन में लिखा है इंडिविजुअल इंक्लूड्स माइनर मेजर, फिर इन्होंने क्यों कहा ऐसा? मैं आपको वहां ये समझाना चाह रहा था कि माइनर की इनकम भी टैक्सेबल है। ये कहना चाह रहे हैं कि माइनर की लाइबिलिटी बन सकती है इनकम टैक्स में? द आंसर इज नहीं। म्यूनिसिपल कमेटी कहां पर कवर्ड होगी? कहां पर कवर्ड होगी म्यूनिसिपल कमेटी? इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, एसएससी मीन्स अ पर्सन। नेट बफर कर रहा है मेरा। मैंने आपको बताया था कि ये मेन कनेक्शन पता नहीं डिस्कनेक्ट हो गया, क्या हुआ। नहीं आ रहा है, मेन कनेक्शन नहीं आ रहा है। हाँ जी, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 द टर्म एसएससी मीन्स अ पर्सन who is assessed in default, for whom tax is due, from whom, all of the above. The year in which the income is earned is known as। आप देख रहे हैं जो क्वेश्चंस आईसीएसआई ने पूछे हुए हैं वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है और थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चंस देखने हैं। A new business of Deep Gyan Limited was set up on 1st July 2020 and trading activities was commenced on 1st September 2020। तो प्रीवियस ईयर कब से कमेंस माना जाएगा बाबू? सेटअप ऑन 1st जुलाई है ना? अगला भी सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें तो एक ही डेट दे रखी है, तो 1 सितंबर से ही। नॉर्मल रेट्स ऑफ इनकम टैक्स आर प्रिस्क्राइब्ड इन। जो नॉर्मल रेट्स ऑफ इनकम टैक्स है वो कहां पर प्रिस्क्राइब किया जाता है? नॉर्मल रेट कहां प्रिस्क्राइब किए जाते हैं? और स्पेशल रेट्स इनकम टैक्स एक्ट में ही। स्पेशल रेट्स इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शंस में ही। स्पेशल रेट का मतलब जैसे हम कहते हैं जी ये पर्टिकुलर, जिस तरह अगर फॉरेन कंपनी या फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में आकर फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी के अंदर इंडिया में इन्वेस्ट करता है, डिविडेंड इनकम वो अर्न करता है, तो उसको सिर्फ 10% टैक्स पे करना है, राइट? तो स्पेशल रेट हो गया कि सिर्फ 10% टैक्स पे करना है स्पेसिफिक इनकम पर।
चलिए जी, यहीं तक का अभी तक हमने पोर्शन कवर किया था। आगे के जो क्वेश्चन है वो अभी तक हमने कवर नहीं किया पोर्शन एज सच। हाँ, मतलब स्पेशल रेट जो स्पेशली किसी पर्टिकुलर इनकम के लिए या किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नोटिफाई कर दिए गए हैं। नॉर्मल रेट का मतलब जो सबके ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है जी। अब मंडे को मिलेंगे कंपनी लॉ की क्लास में। टेक केयर।